सो कन्फर्मल फील्ड थ्योरी की हमारी इस डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले हमें एक रिज़ल्ट चाहिए होगा जो कि मेन स्ट्रीम क्वांटम फील्ड थ्योरी से आता है। लेकिन मैं वो रिज़ल्ट जो है उसकी छोटी सी डेरिवेशन जो है वो इस वीडियो के अंदर दूंगा और फिर उस रिज़ल्ट को हम यूज़ करेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर। तो वो रिज़ल्ट जो है वो कुछ इस तरह से है कि सपोज़ करो कि हमारे पास एक क्लासिकल फील्ड थ्योरी है। सो अगर एक क्लासिकल फील्ड थ्योरी है और उसमें हमारे पास एक फील्ड है जिसकी एक जो कि अंडरगो होती है एक ट्रांसफॉर्मेशन से, ठीक है। तो फील्ड जो है वो कोई नई फील्ड बनती है। अगर तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो क्लासिकल फील्ड थ्योरी है उसकी एक सिमेट्री है तो होगा ये कि हमारे पास कुछ कंजर्व्ड करंट्स होते हैं, राइट। तो ये जो जे म्यू है ये कंजर्व्ड करंट है। और फिर क्या होता है कि हम इन कंजर्व्ड करंट्स को यूज़ करके एक चार्ज डिफाइन कर सकते हैं। तो चार्ज जो होता है वो क्या होता है कि अगर डी डायमेंशनल स्पेस टाइम है तो d-1 स्पेशियल स्लाइस के ऊपर J0 को इंटीग्रेट कर दिया जाए, ये करंट होता है। तो क्लासिकली ये सिर्फ एक क्वांटिटी है, दैट्स इट। लेकिन होता ये है कि अगर हम क्वांटाइज करें अपनी थ्योरी को, सो अगर हम यानी कि आफ्टर क्वांटाइजेशन देखें ये जो कंजर्व्ड करंट्स ये जो कंजर्व्ड चार्जेस होते हैं ये कुछ इस तरह से रोल प्ले करते हैं कि अगर, चूँकि आप ये देख सकते हो कि आफ्टर क्वांटाइजेशन ये जो क्वांटिटीज़ हैं ये ऑपरेटर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से रोल प्ले करते हैं कि अगर इन कंजर्व्ड चार्जेस का कम्यूटेटर लिया जाए फील्ड्स के साथ तो दे आर नथिंग बट द जनरेटर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जनरेटर्स इस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन के जो भी यहाँ पे हुई थी, ठीक है। तो ये इस तरह से एक्ट करते हैं फील्ड्स के ऊपर, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर रिज़ल्ट का प्रूफ दरअसल मैं इस वीडियो के अंदर पेश करूँगा। उस प्रूफ में मैं ये अज्यूम करूँगा कि बेसिक थिंग्स अबाउट पाथ इंटेग्रल्स, लेकिन आपको पाथ इंटेग्रल परफॉर्म करना ना भी है इट्स फाइन। लेकिन अगर आपको ये पता है कि पाथ इंटेग्रल होता क्या है और ये अगर आपको पता है कि कोरिलेशन फंक्शन क्या होता है तो यू कैन फॉलो दिस प्रूफ। और एक्चुअली आपको इस कोर्स के लिए भी ज़रूरी है पता होना कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ कोरिलेशन फंक्शन। ओके, सो सपोज करते हैं कि हम स्टार्ट करते हैं एक अपने पाथ इंटेग्रल से। सो हमारे पास एक फील्ड है हमारे पास अगर एक फील्ड है फाई, उसको मैं n डिफरेंट जगहों पे लेता हूँ। तो फाई 1 से लेके फाई n तक, ठीक है। इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैं कहूँगा x, कैपिटल X, ठीक है। जब मैं कैपिटल X लिखूँ उसका मतलब है कि ये तमाम का तमाम प्रोडक्ट। अब इस तमाम के तमाम ये जो x है इसका कोरिलेशन फंक्शन जो है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 1/z इंटू दिस पाथ इंटेग्रल x मल्टीप्लाइड बाय माइनस, और मैं यूक्लिडियन सिग्नेचर में यहाँ पे चलो इस तरह कर लेते हैं, इस तरह माइनस s में बात कर रहा हूँ, यूक्लिडियन सिग्नेचर में, यस। सो ये जो z है, z का मतलब है पार्टीशन फंक्शन। और ये बात आपको याद रखनी ज़रूरी है कि यहाँ पे x जो है ये एक क्लासिकली एक सिर्फ एक नंबर है, एक क्वांटिटी है, और यहाँ पे x जो है ये एक ऑपरेटर है, ठीक है। तो मैं इसको आई थिंक ज़्यादा वो करने के लिए मैनिफेस्ट करने के लिए x के ऊपर एक इस तरह डाल देता हूँ हैट, इसका मतलब है कि ये एक ऑपरेटर है। ओके, अब मैं क्या करूँगा कि मैं एज्यूम करूँगा कि ये जो फील्ड है ये एक ट्रांसफॉर्मेशन के जिनों से गुजरती है, और ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कुछ इस तरह से है कि फाई एक्स गोज़ टू फाई एक्स प्लस, उसके मुझे आर्ग्यूमेंट्स नहीं डालने चाहिए, फाई गोज़ टू फाई प्लस सम जनरेटर ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ लोग यहाँ पे आई भी डालते हैं, ठीक है। वो इसलिए डालते हैं ताकि ये जो जनरेटर जी है ये हर्मिशियन हो जाए, लेकिन हमारे आर्ग्यूमेंट के लिए ये आई ज़रूरी नहीं है, आप डाल भी लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जी एक्टिंग ऑन दिस फाई, ठीक है। ओके, सो अब हम एजम्पशंस हमारी ये हैं कि इस ट्रांसफॉर्मेशन अगर ये सिमेट्री है आपकी इस थ्योरी की तो कोरिलेशन फंक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज इट्स अ सिमेट्री। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये एक सिमेट्री है आपकी थ्योरी की, उसमें कोरिलेशन फंक्शंस चेंज नहीं होते। दूसरी जो एजम्पशन है, दूसरी एजम्पशन ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नॉन एनोमलस, सो इट्स नॉट एनोमलस एक्चुअली। इसका मतलब क्या है मेरा, एनोमलस नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये जो पाथ इंटेग्रल का मेजर है ये इन्वेरिएंट है हमारी इस थ्योरी के अंदर, इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। सो पाथ इंटेग्रल का जो ये जो है मेजर ये चेंज नहीं होता, ठीक है, बल्कि ये इक्वल है, ये चेंज नहीं होते। अगर ये चेंज होते हैं यहाँ से फिर एनोमलीज निकलती हैं, उसकी मैं बात अभी नहीं कर रहा।
ओके, सो ऑब्वियसली अगर ये पहली वाली जो अजम्पशन है उसमें अगर ये बात सही है तो एक्शन भी चेंज नहीं होता है, वो तो ऑब्वियस ही बात है, ये तो क्लासिकली भी सही बात होती है कि एक्शन चेंज नहीं होता, ठीक है। सो इन चीज़ों के साथ इक्विप होके अब हम देखते हैं कि इस कोरिलेशन फंक्शन के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ता है हमारी ट्रांसफॉर्मेशन का। सो कोरिलेशन फंक्शन जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी वही रहेगा जो पहले था, और ये है 1/z। 1/z अब भी ऑब्वियसली चेंज नहीं होता बिकॉज 1/z में सिर्फ ये मेजर होगा, ये मेजर होगा और एक एक्शन होगा, वो दोनों चेंज नहीं होते हैं। आपको याद होना चाहिए कि z क्या है, z पार्टीशन फंक्शन है जो कि कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो इसमें दोनों चीज़ें जो हैं वो इनवेरिएंट है। एनीवे, सो यहाँ पे पाथ इंटीग्रल का जो मेजर है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सॉरी मैंने एक बात थोड़ी सी, हाँ एक्शन चेंज नहीं होगा, लेकिन इसमें एक आपको एक बात याद रखने की ज़रूरत है जिससे मैं आगे जाऊँ कि एक्शन जो है वो चेंज नहीं होता, ये बात सच है, लेकिन चूँकि एक्शन जो है वो यहाँ मैं इंटीग्रल को सिर्फ dx लिखूँगा जितनी मर्जी डायमेंशन, तो बिकॉज वो आर्ग्यूमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है। सो एक्शन जो है उसमें होता है इंटीग्रल और फिर एक लैग्रांजियन डेंसिटी होती है। जो लैग्रांजियन डेंसिटी है उसमें एक चेंज आ सकता है, सॉरी यहाँ पे मैंने एक चीज़ मिस की है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें जनरेटर आएगा लेकिन साथ में एक पैरामीटर भी आएगा ओमेगा, ये पैरामीटर को मैं ओमेगा लिख रहा हूँ, ठीक है। तो लैग्रांजियन जो है ये चेंज हो सकता है बाय ओमेगा एंड सम डाइवर्जेंस ऑफ अ करंट, ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है कि ये जो चूँकि ये टोटल एक वो है डेरिवेटिव है, तो ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा एक्शन को, तो ये ज़ीरो हो जाएगा बिल्कुल, लेकिन लैग्रांजियन इस तरह से चेंज हो सकता है, ठीक है। अच्छा, सो मैं ये कह रहा हूँ कि एक्शन जो है वो इस तरह से जा सकता है, लेकिन ये इक्वल होगा नए एक्शन के, राइट, नए एक्शन के इक्वल होगा ये, ओके। एनीवे, सो अब हम तो आगे बढ़ते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या होगा कि z चेंज नहीं होगा और ये मेजर चेंज नहीं होगा, ओके। अब चेंज क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास है ये चीज़ x, तो x चेंज होगा, x का मतलब है कि तमाम का तमाम प्रोडक्ट जो है, अभी अब देखते हैं कि ये चेंज है क्या, लेकिन अभी मैं इसको ह्यूरिस्टिकली सिर्फ लिखूँगा x प्लस डेल्टा x, ठीक है। अच्छा, साथ में एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल में हमने देखा है जैसे कि एक्शन जो है वो इस तरह से चेंज हो सकता है ओमेगा और इस तरह से, ऑब्वियसली ये करंट भी एक्स पे डिपेंड करेगा, ओके। अब मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ अंटिल फर्स्ट पावर ऑफ ओमेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जो चेंज इन एक्स है इसमें भी एक ओमेगा छुपा हुआ है, तो वो भी दिखेगा थोड़ी देर बाद हमें, लेकिन ये याद रखें कि एक्स जो डेल्टा एक्स है इसके अंदर भी एक ओमेगा है, राइट, बिकॉज अगर ओमेगा ज़ीरो है तो ट्रांसफॉर्मेशन आप देख सकते हो एक तरह से हुई ही नहीं है, बिकॉज फील्ड वोंट चेंज, और इसलिए डेल्टा एक्स भी ज़ीरो होना चाहिए फिर, तो ऑब्वियसली डेल्टा एक्स के अंदर एक ओमेगा मौजूद है, ओके। सो एक्सपेंडिंग अप टू, आप ये कह सकते हो कि अप टू ओमेगा या फिर ऑर्डर ऑफ ओमेगा, ठीक है। तो यानी कि ओमेगा स्क्वायर टर्म्स को आप निगलेक्ट कर दो, तो लेफ़्ट हैंड साइड पे तो खैर कुछ भी नहीं चेंज होगा, तो 1/z, ओके। अब देखते हैं राइट हैंड साइड पे क्या क्या आता है। सो राइट हैंड साइड पे एक तो ये आएगा और x प्लस ये आएगा, ओके ऑब्वियसली, लेकिन ये जो एक्सपोनेंशियल है ये किस तरह से एक्सपेंड होगा, ये आएगा होगा 1 माइनस दिस थिंग, ठीक है, होल मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग, ठीक है, क्योंकि हमने एक्सपेंड किया है अराउंड द केस व्हेन ओमेगा इज़ ज़ीरो। तो ये जो पहली वाली टर्म है ये वाली 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस, वो सिर्फ तब आएगी जब आप ओमेगा को ज़ीरो रख दोगे, और दूसरी वाली टर्म जो है ये डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल की वजह से आ रही है, ठीक है। अच्छा, तो और इसमें ऑब्वियसली ऑर्डर ओमेगा स्क्वायर टर्म्स हैं जो कि मैंने निगलेक्ट की हैं, लेकिन वो मैं लिखूँगा नहीं अभी। सो इसको अब टर्म बाय टर्म देखते हैं। सो ये होगा 1/z दिस थिंग मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग, ओके। इसमें तो ओमेगा आ ही नहीं रहा है। दूसरी टर्म जो है वो है 1/z दिस थिंग मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग, ओके। और जो तीसरी टर्म है वो है 1/z दिस थिंग ओमेगा दिस थिंग, सॉरी x भी आना है साथ में, x दिस थिंग मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग। तो अब ये चीज़ नोट करो कि मैंने इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई नहीं किया बिकॉज वो ओमेगा स्क्वायर ऑर्डर की टर्म हो जाती,
ठीक है। तो मैं आप ये कह सकते हो यहाँ पे अगेन कि मैंने यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर टर्म्स ऑर्डर को बिल्कुल निगलेक्ट किया है। तो अब हम देखते हैं कि सारी की सारी टर्म्स जो हैं ये क्या हैं। तो ये जो पहली टर्म है ये वाली, ये कुछ भी नहीं है सिवाय एक्स कोरिलेशन फंक्शन ऑफ एक्स के। तो ये पहली टर्म है। दूसरी टर्म जो है ये वाली टर्म, ये कोरिलेशन फंक्शन ऑफ ये है डेल्टा एक्स। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। मैं वैसे अब हेड डालने बंद करूंगा क्योंकि हमें पता है कि कोरिलेशन फंक्शन के अंदर ऑपरेटर्स होते हैं। जो लास्ट टर्म है ये वाली, ये पूरी की पूरी टर्म, ये दरअसल कोरिलेशन फंक्शन ऑफ दिस थिंग है, x मल्टीप्लाइड बाय दिस डाइवर्जेंस। लेकिन चूंकि ये सिंपली वो हैं, ऑपरेटर्स हैं, या ऑपरेटर्स नहीं है सॉरी, ये क्वांटिटीज़ हैं, तो इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, इस तरह से, ये पार्शल म्यू जे म्यू एक्स टाइम्स एक्स, ठीक है। सो माइनस, बल्कि पार्शियल भी आप बाहर निकाल सकते हो क्योंकि ये ऑपरेटर उस तरह से नहीं है जो कि अंदर जाएगा उसके, मल्टीप्लाइड बाय दिस, ठीक है। सो ये सारे का सारा किसके इक्वल है, ये इक्वल है इसके, ठीक है। ओके, ये मैं दोबारा लिख दूँ कि ये सारे का सारा इक्वल है कोरिलेशन फंक्शन ऑफ एक्स के, ठीक है। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये चीज़ जो है ये इक्वल है इसके, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले सॉरी, मैं ये कैलकुलेट करता हूँ कि ये डेल्टा एक्स है क्या। सो एक्स क्या था, एक्स था सॉरी ये प्रोडक्ट x1 x2 अंटिल xn, ठीक है। तो डेल्टा x का मतलब क्या होगा कि आपने सम किया है, क्योंकि होगा ये कि हर बार एक कोई फाई जो है उसमें वेरिएशन आएगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल पहली टर्म में आएगी फाई 1 में वेरिएशन आएगी, बाकियों को कुछ नहीं होगा। दूसरी टर्म में फाई 2 में वेरिएशन आएगी, बाकियों को कुछ नहीं होगा। तो जेथ टर्म में क्या होगा कि जेथ फाई में वेरिएशन आएगी और बाकियों को कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये दरअसल है समथिंग लाइक दिस। और मैंने सॉरी यहाँ पे बात मैंने नोट नहीं बताई नहीं थी, वो ये है कि ये जो ओमेगा है ये डिपेंडेंट है एक्स पे। सॉरी, ये मैंने बात नोट बताई नहीं थी, ये हर जगह डिपेंडेंट है एक्स पे। तो ये डिपेंडेंट होगा एक्स जे पे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये ऐसा क्यों है, वो इसलिए क्योंकि अगर आप पीछे जाके ये देखो तो ये है वेरिएशन इन फाई, तो ये है ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय जनरेटर एक्टिंग ऑन फाई। तो इसका मतलब ये है कि मैं ये लिख सकता हूँ कि जो डेल्टा एक्स है वो ये सब कुछ है। तो इसका जो कोरिलेशन फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, यानी कि ये बनेगा समेशन जे गोज़ फ्रॉम 1 to n ओमेगा दिस थिंग, और साथ में until phi on j और then it goes to phi n। तो इस सारे का कोरिलेशन फंक्शन, तो ये दरअसल लेफ्ट हैंड साइड में हमने कैलकुलेट की है। व्हाट अबाउट राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। आप सिर्फ इस तरह से देख सकते हो कि दिस इज़, सॉरी आई थिंक मैंने कुछ मिस किया है पीछे, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ मिस हुई है, वो ये कि यहाँ पे एक इंटेग्रल ऑफ x भी था, तो वो भी आएगा यहाँ पे इस टर्म के साथ। यहाँ पे ये वाली जो टर्म है ये वाली, तो इसमें आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो -1/z समथिंग लाइक दिस। तो ये यहाँ पे भी आएगा इस तरह से, और ये यहाँ पे भी आएगा इस तरह से, ठीक है। सो ये यहाँ पे नीचे भी आएगा इंटीग्रल ऑफ x पार्शियल म्यू जे म्यू x मल्टीप्लाइड बाय, आई थिंक एक और चीज़ मिसिंग है, हाँ यहाँ पे ओमेगा भी था साथ में इसके, ओमेगा, और ये ऑब्वियसली x पे डिपेंड करता है। तो ये वाला ओमेगा जो है ये मैंने नीचे नहीं लिखा था। सो ये यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे ओमेगा x यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे भी साथ में आएगा ओमेगा x। ओके, अब सब कुछ ठीक है। तो अब हम क्या चाहते हैं कि दोनों साइड से ओमेगा से किसी तरह से जान छुड़ाई जाए। तो वो कैसे कर सकते हैं हम, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक इंटीग्रेशन है, और यहाँ पे ओमेगा जो है वो x पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे ओमेगा जो है वो एक्स जे पे डिपेंड करता है।
तो इसको बहुत आसान है ऊपर वाले को इंटीग्रेशन की फॉर्म में लेकर आना। सो ओमेगा एक्स जे जो है इट इज़ नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑन एक्स ओमेगा एक्स, लेकिन साथ में अगर आ जाए डिराक डेल्टा फंक्शन, ठीक है। तो अगर हम ये चीज़ यूज़ करते हैं तो ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है ये कुछ इस तरह से बनती है कि समेशन इंटीग्रेशन ओमेगा एक्स डिराक डेल्टा फंक्शन multiplied by this whole thing. So it goes to phi xj until phi xn, और फिर ये इक्वल है इंटीग्रेशन ऑन एक्स ओमेगा एक्स पार्शल म्यू जे म्यू एक्स एक्स, राइट। तो अब चूँकि ये दोनों के दोनों यहाँ पे आप सेम फॉर्म में आ गए आप कह सकते हो, तो अभी सब कुछ एक साइड पे लेकर आ सकते हो। और चूँकि ओमेगा एक्स जो है वो आर्बिट्ररी है, तो इसका मतलब है कि जो इंटीग्रैंड्स हैं दोनों साइड पे वो सेम होने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो ये सब कुछ है ये इक्वल है इसके, ठीक है। तो इसको हम इक्वल कर देते हैं तो देखते हैं क्या बनता है। तो कुछ यूँ बनेगा कि पार्शल म्यू जे म्यू एक्स, और ये जो कैपिटल एक्स है इसमें आपको याद होना चाहिए कि सारे के सारे प्रोडक्ट्स, सारे के सारे फाइल्स का प्रोडक्ट है, राइट। This should be equal to summation j is equal to 1 to n Dirac delta function x minus x j, और साथ में ये सारे का सारा प्रोडक्ट आएगा, वो मैं नीचे लिख देता हूँ, until g acting on phi x j and phi of x n। So ये जो है आइडेंटिटी, इसको कभी कभी वार्ड आइडेंटिटी भी कहते हैं। ये क्वांटम फील्ड थ्योरी से आती है, ये क्वांटम फील्ड थ्योरी में एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अब हम इस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे वो प्रूफ करने के लिए जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था। तो हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले ये एज्यूम करेंगे कि ऑब्वियसली हमारे पास n डिफरेंट पॉइंट्स हैं x1 से लेके xn तक, ठीक है। तो हम एज्यूम करेंगे कि ये ऑब्वियसली स्पेस में स्कैटर्ड हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स। तो फॉर एग्जांपल ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, until you get xn। तो अब ये आर्बिट्ररी हैं चुके हैं, तो हम एज्यूम करेंगे कि x1 जो है, क्योंकि ये स्पेस टाइम में एक पॉइंट है, तो एज्यूम करेंगे कि x1 जो है ये इसका टाइम कोऑर्डिनेट बाकी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इसका रीज़न बताता हूँ मैं अभी आपको। तो हम ये एज्यूम करेंगे कि x1 जो है इट्स ग्रेटर, यहाँ पे सॉरी x1 नॉट, इसका मतलब है कि टाइम कोऑर्डिनेट ऑफ x1 इट्स ग्रेटर देन xj नॉट वेयर j इज़ नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। बाकी सबसे इसका टाइम कोऑर्डिनेट ज़्यादा है। सो x1 नॉट को हम कभी कभी t भी कह देंगे खाली, ठीक है, सिर्फ कन्वीनियंस के लिए। तो अब अगर ये होता है तो अब हम ये करेंगे कि अब सपोज़ करो कि x1 जो है, अगर मैं सिर्फ टाइम को ऊपर की तरफ प्लॉट करूँ, टाइम ऊपर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो x1 0 यहाँ पे है, और सपोज़ करो कि x2 0 जो है वो यहाँ पे है, और x3 0 जो है वो यहाँ पे, एंड सो ऑन। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम एक छोटा सा पिल बॉक्स, यानी कि एक छोटा सा रीजन ले सकते हैं बिल्कुल, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो और यहाँ पे एंड हो, और सच दैट कि ये जो ऊपर वाला रीजन है, ऊपर वाले जो प्लेन कह सकते हो आप, इस पे टाइम कांस्टेंट है, और उसको मैं कहूँगा टाइम जो है उसको मैं कहूँगा t प्लस, ठीक है। और नीचे जो है वो भी टाइम कांस्टेंट है, लेकिन वो है t माइनस, और बीच में ये जो x1 0 है, इसको मैंने चूँकि t भी कहा हुआ है, तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि t जो है वो t माइनस और t प्लस के बीच में है, और ये रीजन जो है ये इतना छोटा है कि इसके बीच में सिर्फ x1 आता है, यानी कि x1 पॉइंट इसके बीच में आता है। अब आर्बिट्रेरीली छोटा कर सकते हो इसको, तो सिर्फ x1 आए इसके बीच में, बाकी कोई पॉइंट ना आए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम इस रीजन के अंदर, यानी कि इस रीजन के अंदर इंटीग्रेट करेंगे, और किस वेरिएबल के ऊपर, x वेरिएबल के ऊपर, क्योंकि मैंने अभी तक x की बात नहीं की थी, मैंने बाकी तमाम पॉइंट्स तो फिक्स्ड हैं, लेकिन x जो है वो आप कहीं भी ले सकते हो। ओके, तो देखते हैं कि इससे हमें क्या मिलता है। सबसे पहले तो हम इंटीग्रेट करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड को, यानी कि इसको इस पर्टिकुलर पिल बॉक्स के अंदर। तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, इंटीग्रेशन dx पार्शल म्यू जे म्यू x, और साथ में साथ में राइट ये सारा कुछ। अब आप देखो कि ये जो है
ये एक डाइवर्जेंस की तरह है। तो इस डाइवर्जेंस को अगर आप एक रीजन में वो कर रहे हो इंटीग्रेट, तो गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम की वजह से ये दरअसल सरफेस इंटीग्रल बन जाता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ जस्ट द करंट। ठीक है। सो और अगर मैं एक और चीज़ आपको और से दिखाऊं, तो अगर तो आप इस रीजन में इंटीग्रेट कर रहे हो, और मैंने जैसा कि कहा कि टाइम ऊपर की तरफ इंक्रीज़ करता है, तो इट बिकम्स सरफेस इंटीग्रल ओवर दिस सरफेस एंड दिस सरफेस ऑफ जे म्यू, बट जे म्यू डॉटेड विद नॉर्मल वेक्टर्स। सो यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर्स जो हैं वो क्या हैं, ऊपर की तरफ जो नॉर्मल वेक्टर है वो सिर्फ टाइम की डायरेक्शन में है, तो जे म्यू, जे का कौन सा कंपोनेंट जो है वो टाइम की डायरेक्शन में होगा, ऑब्वियसली जे ज़ीरो। ठीक है। और यहाँ पे भी जे ज़ीरो, लेकिन वो टाइम में नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब है कि जो इसका इंटीग्रेशन का जो रिज़ल्ट आएगा वो होगा जे ज़ीरो इवेल्यूएटेड एट अ कांस्टेंट टाइम सरफेस। लेकिन ये इंटीग्रेशन जो होती है ये कुछ भी नहीं है सिवाय चार्ज के। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये इंटीग्रेशन हुई है इसकी एक यानी कि ऐसी, क्या कहना चाहिए मुझे, ऐसी सरफेस के ऊपर जिसमें एक टाइम कांस्टेंट है और टाइम जो है वो t प्लस है। तो ये इंटीग्रेशन हमें देगी चार्ज, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि चार्ज जो है वो जे नॉट कंपोनेंट का यानी कि जे ज़ीरो कंपोनेंट का इंटीग्रेशन होती है एक कांस्टेंट टाइम सरफेस के ऊपर। तो ये चार्ज है एट टाइम t प्लस। ठीक है। माइनस, क्योंकि हमें नीचे वाली सरफेस से भी कंट्रीब्यूशन मिलेगी, वो है इस तरह से कि माइनस चार्ज एट t माइनस, इस तरह से हमें कुछ मिलेगा इस इंटीग्रेशन की वजह से। सो इसको इक्वल होना चाहिए चार्ज एट t प्लस फाई एन वन, सॉरी माइनस चार्ज एट t माइनस फाई वन से लेके n तक। सो ये हमें मिलेगा इंटीग्रेशन से, और ये सारे का सारा अगेन कोरिलेशन फंक्शन के अंदर है। सो इसको मैं एक तरह से मैनिपुलेट करता हूँ। अब हमें याद रखने की ज़रूरत है कि कोरिलेशन फंक्शन का मतलब क्या होता है। कोरिलेशन फंक्शन का मतलब होता है वैक्यूम एक्सपेक्टेशन वैल्यू, बट वैक्यूम एक्सपेक्टेशन वैल्यू के अंदर जितने भी ऑपरेटर्स आ रहे हैं उनका टाइम ऑर्डर करना ज़रूरी है, उनको टाइम ऑर्डर करना। तो अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पर मैंने कहा था कि जो t प्लस है और जो t माइनस है उसके बीच में ये पॉइंट है x1 नॉट। इसका मतलब है कि जो t प्लस है वो x, यानी कि इसको मैंने t भी कहा था। ठीक है। t प्लस जो है वो t से बड़ा है और t माइनस जो है वो t से छोटा है। तो अगर मैं टाइम ऑर्डर्ड प्रोडक्ट के साथ वैक्यूम एक्सपेक्टेशन वैल्यू लूँ, तो ये जो सारी की सारी एक्सप्रेशन है ये कुछ इस तरह से बनता है, इस तरह से x1 है और बाकी भी आने हैं, लेकिन उनको मैं y कह दूँगा। तो मैं कह ये रहा हूँ कि y जो है वो दरअसल x2 से लेकर xn तक सारे के सारे हैं। तो आप देखो कि मैंने ये चीज़ ली है और x2 से लेकर xn तक आने से उसको मैंने y लिख दिया। ठीक है। ये टर्म कहाँ गई है मैं बात करता हूँ अभी। ओके। सो माइनस दिस थिंग फाई x1 q t माइनस अगेन y। सो अब आप देखो कि यहाँ पे ये जो है इसमें q जो है वो फाई x1 के लेफ़्ट पर आया है, लेकिन नीचे q जो है वो फाई x1 के राइट पर आया है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये जो है ये एक ज़्यादा बड़े टाइम पे है एज़ कम्पेयर टू इसके, लेकिन यहाँ पे ये छोटे टाइम पे है एज़ कम्पेयर टू इसके। तो मैंने टाइम ऑर्डरिंग की है दोनों की दोनों कोरिलेशन फंक्शंस के अंदर, और फिर मैंने यहाँ पे इसको वैक्यूम एक्सपेक्टेशन वैल्यू बनाना है, तो ऐसे। ठीक है। तो इसको आप अब आप ये आपने कैलकुलेट कर लिया। अब एक तरह से आप कह सकते हो आपने ये वाली लेफ़्ट हैंड साइड, ये वाली, तो इस साइड को आपने इंटीग्रेट कर लिया है। अब हमने इंटीग्रेट करना है इसको, राइट हैंड साइड को, इसी पिल बॉक्स के अंदर। तो आप देख सकते हो कि इसमें एक डिराक डेल्टा फंक्शन है। ठीक है। अब जिस रीजन की हम बात कर रहे हैं, मैंने कहा था कि उस रीजन के अंदर सिर्फ x1 आता है, तो ये डिराक डेल्टा फंक्शन जो है ये सिर्फ तभी ज़ीरो हो सकता है, यानी कि इसका आर्गूमेंट तभी ज़ीरो हो सकता है जब x जो है ये x1 के इक्वल हो। बाकी जितने भी xj हैं उनके लिए वो कभी भी x के इक्वल नहीं होंगे, बिकॉज x जो है वो टाइनी पिल बॉक्स के अंदर है। तो इसका मतलब है कि सारी की सारी समेशन में से सिर्फ एक टर्म आनी है, यानी कि जब ये जो g है ये फाई x1 के साथ लग रहा होगा, राइट। सो इसका मतलब है कि जो हमारी राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड पे आएगा सिर्फ एक टर्म जब g जो है वो
इसको phi x1 को लग रहा होगा, और आगे फिर phi x2 से लेके phi x10 तक n तक आएंगे, लेकिन मैंने कहा है पहले कि वो क्या है, सिंपली y, ठीक है। और ये भी अब टाइम ऑर्डर्ड है जैसे कि मैंने कहा पहले। सो आप एज्यूम कर सकते हो कि y में सारे के सारे टाइम ऑर्डर करके लिखे गए हैं, राइट, यू हैव टू एज्यूम दैट। सो ये दोनों ही चीज़ें इक्वल हैं। अब मैं ये एज्यूम करता हूँ कि t प्लस और t माइनस जो हैं, मैंने कहा था कि t प्लस ऊपर है, t माइनस नीचे और बीच में t है, ये दोनों के दोनों t को अप्रोच करते हैं, यानी कि ये t प्लस t माइनस और t जो है वो ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं ये इस लिमिट के अंदर। तो इस लिमिट के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो ये वाली टर्म है दोनों, इन दोनों को मैं यूज़ करके इन दोनों को ख़ास तौर पे मैं एक कम्यूटेटर बना सकता हूँ, कम्यूटेटर। तो इन दोनों टर्म्स में से मैं क्या लिख सकता हूँ, वो है ये कम्यूटेटर ऑफ q एट ऑब्वियसली एट t एंड phi एट x1 मल्टीप्लाइड बाय y दिस थिंग। और जो राइट हैंड साइड है उस पर तो खैर कुछ भी नहीं आएगा, यानी कि वही आएगा जो कि पहले था। सो अब ये जो रिलेशन है ये किसी भी आर्बिट्ररी y के लिए ठीक है, यानी कि जितनी मर्जी फील्ड्स डालो उसके अंदर, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि आप ये भी कर सकते हो कि जो क्या कहते हैं, आप सिर्फ एक ही फील्ड डालो, x2 से लेके xn तक डालो, यानी कि इनफैक्ट आप ये कर सकते हो कि n इक्वल टू 1 कर दो फॉर एग्जांपल, यानी कि एक ही पॉइंट की आप बात कर रहे थे, मैंने तो आर्बिट्ररी किया है वैसे। तो इसका मतलब ये बनता है कि ये जो कम्यूटेटर है, या फिर इसको मैं t की बजाय x1 नॉट लिखूँ, phi x1, ये कम्यूटेटर जो है ये है g एक्टिंग ऑन दिस, और ये एग्जैक्टली वो चीज़ है जो कि हमने प्रूफ करनी थी। तो आप देख सकते हो कि हमने प्रूफ किया है कि जो नॉइदर्स थ्योरम के मुताबिक जो चार्जेस होते हैं, कंजर्व चार्जेस, क्लासिकल थ्योरी के अंदर जब क्वांटाइज की जाए थ्योरी, तो वही चार्जेस जब जो कम्यूटेटर अगर आप लो फील्ड्स के साथ, तो वो ऐसे एक्ट करते हैं उन फील्ड्स के ऊपर जैसे कि जनरेटर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के एक्ट करते हैं। ये रिज़ल्ट भी हम यूज़ करेंगे आगे जाने के लिए, क्योंकि हमने एक रिज़ल्ट में एक रिज़ल्ट डिराइव करने के लिए ये चीज़ यूज़ करनी है, और जो कि ये रिज़ल्ट एक्चुअली क्लासिकली कहना चाहिए मेन स्ट्रीम क्वांटम फील्ड थ्योरी से आता है। तो मैंने इसलिए डिराइव किया है यहाँ पे कि इन केस यू डोंट नो दिस रिज़ल्ट, तो आपको ये रिज़ल्ट पता होता कि आप आगे जाके जब मैं ये यूज़ करूँ तो आप कंफ्यूज ना हो। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम एक नया कॉन्सेप्ट और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी में इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसको हम कहते हैं ऑपरेटर प्रोडक्ट एक्सपेंशन या फिर OPEs। तो until the next video, bye.